इस वीडियो में आपको 12th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 1 यानी जीवों में जनन की जो विधियाँ होती है उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो आज का यह जो वीडियो होगा वह 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होगा। ठीक है, जिसमें आपको मतलब जो साइंस स्ट्रीम से होंगे यानी साइंस संकाय से जो होंगे उनके लिए ये स्पेशल वीडियो होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 जो है इसका जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक वीडियो का एक सीरीज है, मतलब आपको बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स होते हैं ना, यानी जितने भी बायोलॉजी में आपको चैप्टर्स पढ़ने होते हैं उन सभी चैप्टर्स का हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा और आपको हर समय टाइम के अकॉर्डिंग आपको बायोलॉजी के हर चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो संभावना होता है कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं वैसे प्रश्नों का हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। ठीक है, तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे अलैंगिक जनन द्वारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव कहलाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जनन की दो विधियाँ होती है, एक होता है लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव जो होते हैं, मतलब अलैंगिक जनन की विधि द्वारा जो जीव बनते हैं उन जीव को क्या कहते हैं। तो अलैंगिक जनन जो होता है ना वो केवल एक ही जीव के द्वारा होता है। ठीक है, मतलब अकेले ही कोई जीव अपने जैसे संतति की उत्पत्ति करता है और अपनी प्रजातियों को बनाए रखता है, तो वो अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न जीव होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया है समाकलोन की समरूपता या बहुरूपता या क्लोन। तो अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न जीव होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लोन। मतलब अगर बात करें अमीबा, तो अमीबा एक ऐसा प्राणी है, ठीक है, जिसका कोई शेप निश्चित नहीं होता है, यह अनिश्चित आकृति वाला एक ऐसा प्राणी ऑर्गेनिज्म है। तो ये स्वयं अपने आप अकेले ही क्या करता है, विखंडन विधि द्वारा अपने आप को और कर लेता है, द्विखंडन विधि द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दो अमीबा क्या करता है, अपने आप को खंडित करके, है ना, इसका आकृति निश्चित नहीं होता इसलिए हम ऐसे शेप बना रहे हैं, तो दो आकृति को ये बना लेता है। ठीक है, मतलब ये केंद्रक जो है ना, यहाँ पे ये बीच वाला जो पार्ट है केंद्रक, यहाँ से विघटित करके दो जीव बनाता है। तो इस तरह से आपको जो जितने भी एक अमीबा से जितने अमीबा बनते हैं वे सब अमीबा के जैसे ही गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं यानी जीव होते हैं उनको हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं। तो यानी आपका इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऋतुस्राव चक्र किन में पाया जाता है। ऋतुस्राव चक्र को इंग्लिश में हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अगर शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करें तो उसको MC बोला जाता है। ठीक है, MC बोला जाता है। मतलब ये मेनली देखा जाता है कि मनुष्य की प्रजाति जो होती है ना, मतलब फीमेल, उसमें ये देखने को मिलता है। ऋतुस्राव चक्र एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ओवम जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना ओवम का, तो ओवम ये मतलब कंटिन्यूसली 28 दिनों का प्रोसेस होता है। फर्स्ट 7 डे में जो ओवम बनते हैं ना, फर्स्ट 7 डे में मतलब 7 दिन तक कंटिन्यूसली फीमेल में ओवम का बनना होता है ना। ओवम का बनना 7 दिन तक कंप्लीट होता है, तो उसके अगले 7 दिन में क्या होता है ना कि वो ओवम पूर्ण रूप से धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। तो 14वां जो दिन होता है इसमें विकसित होते हैं ओवम। उसके बाद अगला जो 7 दिन होता है ना, इस अगले 7 दिन में वो जो ओवम बने थे 1 महीना के यानी 21 दिन के पहले, वो ओवम धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, विघटित होने लगते हैं, मतलब टूटने लगते हैं। तो जब पूर्ण रूप से टूट जाते हैं ना तो उसके 28वें दिन में यानी 7वां ये मतलब फर्स्ट 7 दिन में क्या होता है, तो अंडाणु बनते हैं, ओवम ओवरी सिस्टम द्वारा अंडाणु बनते हैं। सेकेंड जो वीक होता है यानी 14वां दिन, यहाँ तक 14वां दिन तक जो अंडाणु बने हैं उन अंडाणु का क्या होता है, विकास होता है। और तीसरा जो वीक होता है यानी 21वां दिन, इस 21वें दिन तक धीरे धीरे क्या होते हैं, अंडाणु टूटने लगते हैं यानी नष्ट होने लगते हैं। और अंतिम 28वें दिन में क्या होता है कि ये अंडाणु पूर्ण रूप से टूट जाते हैं और टूटने के बाद स्त्री की योनि मार्ग से होते हुए ये बाहर शरीर से निकल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र।
तो ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, यानी स्त्री में ये पाया जाता है, ठीक है, फीमेल में पाया जाता है। ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है, फीमेल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो एमसी का प्रोसेस होता है वो किस में होता है, स्त्री में होता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें यदि हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बांस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बरगद का जीवन अवधि कितना होता है, मतलब बरगद एक नॉर्मली कितने साल तक जीवित रह सकता है, ठीक है, उसका जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पेन। तो बरगद का जीवन काल होता है 200 वर्ष, ठीक, कितना होता है, 200 वर्ष का होता है, यानी 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बरगद का जीवन काल कितना होता है, 200 वर्ष का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, तो 4 नंबर क्वेश्चन करके अमीबा में अलैंगिक जनन होता है किस विधि द्वारा। तो अलैंगिक जनन की भी बहुत सी विधियाँ होती है, जैसे द्विखंडन विधि होता है, बहुखंडन विधि होता है, ठीक है, ऐसे करके बहुत मुकुलन विधि भी होता है, बहुत से ऐसे प्रोसेस होता है अलैंगिक जनन के अंतर्गत, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है द्विखंडन विधि द्वारा। मतलब अमीबा जो होता है ना, हम बताया अभी थोड़ा देर पहले का, अमीबा का कोई शेप निश्चित नहीं होता है, इसके बीच का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये एक हमने अमीबा बनाया यहाँ पे। तो अमीबा का जब निश्चित शेप नहीं होता तो ये अलैंगिक विधि करता है, मतलब अलैंगिक जनन की प्रोसेस को फॉलो करता है। और अलैंगिक जनन से ये क्या करता है कि अपने आप को न्यूक्लियस से यहाँ पे बीचों बीच से फ्यूजन करता है, काटता है, मतलब अपने आप को बीच से विखंडित कर लेता है, विखंडित करके यहाँ से 2 अमीबा को बनाता है, ठीक है। तो जो 2 अमीबा, एक अमीबा से 2 अमीबा जो बनते हैं ना, उन अमीबा का भी आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों अमीबा बनते हैं। तो जिस अमीबा का विखंडन होके 2 अमीबा बने हैं, ठीक है, उस अमीबा को हम बोलते हैं पैरेंट सेल, मतलब इस वाले अमीबा को पैरेंट सेल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो 2 अमीबा बने हैं इनको बोलेंगे डॉटर सेल, ठीक है। तो इस तरह से अमीबा क्या करता है कि अलैंगिक जनन की विधि करता है, लेकिन अलैंगिक जनन के विधि में कौन सा, द्विखंडन, मतलब जब भी अपने आप को विखंडित करेगा तो 2 ही अमीबा बनाएगा, ठीक है। अब अगर इसका भी विखंडन होगा तो ये भी 2 ही अमीबा बनाएगा, उस तरह से इसका भी विखंडन होगा तो 2 ही, मतलब 2 का ग्रुप करके बनाता है ये, ठीक है। तो इस तरह से अमीबा जो होता है अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि द्वारा अपनी संख्या को कंटिन्यूसली बढ़ाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सॉरी 5 की, तो 5 नंबर में कह रहा है कि नीला कुरेंजी कहा जाता है। नीला कुरेंजी क्या है, नीला कुरेंजी कोई वायरस वगैरह नहीं है, ये एक सूक्ष्म नहीं बोल सकते इसको, ये एक पौधे की प्रजाति है, ठीक है, नीला कुरेंजी। तो नीला कुरेंजी को बोलते हैं एस्ट्रोबिला, यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए में लिखा है एस्ट्रोबिलेंथस कैंटियाना, ठीक है, कुंटियाना लिखा है ना यहाँ पे। तो नीला कुरेंजी को यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा नाम उटपटांग है इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर की 6 नंबर की बात करें यदि हम, तो क्वेश्चन नंबर 6 का है कि निम्न में कौन नर गैमेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि निम्न में कौन नर गैमेट है। तो नर का मतलब होता है मेल, ठीक है, और गैमेट का मतलब होता है कि नर के जिस भाग द्वारा, यानी प्रोसेस होती है, निषेचन की प्रोसेस होती है, उसको हम लोग गैमेट बोलते हैं। गैमेट का मतलब जैसे स्पर्म हो जाएगा या ओवम हो जाएगा, तो यहाँ पे नर जो होता है, नर के द्वारा केवल स्पर्म गैमेट ही क्या होता है, बनता है, जो वृषण में बनता है, ठीक है। नर का जो वृषण होता है ना, टेस्टिस, उसमें शुक्राणु वगैरह ये बनते रहते हैं, ठीक है। तो नर गैमेट जो होगा ना ये शुक्राणु होगा, यानी 6 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर हम, तो 7 नंबर कह रहे कि फल मक्खी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। फल मक्खी, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या बताना कितना होता है। तो अगर बात करें मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा का मतलब की संख्या में ये 46 होता है, ठीक है, कितना होता है 46। तो उस तरह से फल मक्खी में क्रोमोसोम की संख्या होता है 4, और क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में होता है, ना कि सिंगल स्पेस में होता है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है, हमेशा जोड़े में होता है, मतलब कभी या तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 10 होगा, मतलब 2 के गुणज होंगे, ठीक है। कितना का गुणज होगा, 2 का गुणज, इसलिए इसको द्विगुणित नाम से भी जाना जाता है। जैसे मनुष्य का जो क्रोमोसोम 33 होता है ना, सॉरी 33 नहीं 23, ये द्विगुणित होता है। द्विगुणित का मतलब कि इसकी संख्या डबल होती है, मतलब 23 गुना 46 संख्या में पूरा होता है, और जोड़ा में कितना होता है 23 होता है। तो फल मक्खी में क्रोमोसोम की संख्या 4 होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा।
अब अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करी क्वेश्चन नंबर 8 के, तो कहता क्वेश्चन नंबर 8 कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मक, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है, ठीक है, मतलब मेल होला, जब नर और मादा के गैमेट में, मतलब नर में कौन सा गैमेट होता है, शुक्राणु, और मादा यानी महिला में अंडाणु होला। तो जब ये दोनों गैमेट के एक दूसरे में मैच होला, मतलब युग्मन होना, तो वो प्रोसेस के का कहल जाला, यहाँ ई क्वेश्चन पूछा था, ठीक बा। तो क्वेश्चन में हम पहले ही बताया आप लोगों को कि इसमें जनन की 2 विधियाँ होती हैं। कितना विधि होता है? 2 विधि होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि नर और मादा, तो कगो जीव? 2 गो। कगो जीव? 2 गो। तो ए से ई जौन युग्मक बनी नु, मतलब नर और मादा गैमेट से जौन युग्मक बनी, ई लैंगिक जनन के तौर पर आई। कौन जनन के तौर पर आई? लैंगिक जनन के तौर पर आई। ऐसे एकरा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहल जाला, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो 8 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें 2 जीवों ने भाग लिया है, इसलिए इसको लैंगिक जनन कहेंगे। अगर इसमें एक जीव भाग लेता है, इसको अलैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 9 की, तो 9 नंबर कहता है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। देखिए, जैसे जैसे हमने बताया कि द्विखंडन बहुखंडन भी जनन की प्रोसेस होती है, जो अलैंगिक जनन के अकॉर्डिंग आता है, उसी तरह से मुकुलन भी एक अलैंगिक जनन की एक विधि है, ठीक है। तो ये किस जीव में होता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो ये जो मुकुलन विधि द्वारा जो जनन होता है, ये होता है ईस्ट में। ईस्टवा जो है ना, ईस्टवा, इसी में क्या होता है, मुकुलन विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसरवा हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के, तो इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल। यदि इंग्लिश में बोली एक रखे तो इंग्लिश में बोल सकता है जैसे टेरर ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का आतंक केकरा के कहल जाला, वायरस के, कि बैक्टीरिया के, कि जलकुंभी के, कि कोविड-19 के। तो कोविड-19 और ये वायरस दोनों एक ही शकल के हैं, ठीक है, इसलिए इन दोनों में से तो कोई होगा नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ कोविड-19 को बंगाल का आतंक कहें तो ये तो गलत ना होगा, क्योंकि कोविड-19 जो है ना, ये पूरा बंगाल का नहीं, पूरा विश्व का क्या है, आतंक मचाया, मतलब पूरा विश्व का ये आतंक है, मतलब पूरे विश्व में क्या किया है, इसने आतंक मचा रखा है। तो ये तो होगा नहीं इंडिविजुअल केवल बंगाल में, और बैक्टीरिया तो ऐसे होता नहीं, मतलब जलकुंभिया जो है ना, यही बंगाल का आतंक कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसके पीछे के साइंस हम बताएंगे आपको, अभी यहीं पे बताएंगे, ठीक है। तो ये होता कहाँ है कि जलकुंभी जो है ना, एक जलीय पौधा है, ठीक है, जलकुंभी का है एक जलीय पौधा है। अब भैया लोग बताइए आप लोग कि जल में क्या होता है, जल का अणु सूत्र होता है H2O, इसी से ना बन के बनता है। आप लोग जरूर केमिस्ट्रिया पढ़े होंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्रिया में आपको जल का फॉर्मूला बताया जाता है H2O, मतलब ये जलवा में का रहता है, वो रहता है ऑक्सीजन। क्या रहता है? ऑक्सीजन। तो ये पनिया में जो ऑक्सीजनवा होता है ना, उस ऑक्सीजनवा को ये जलकुंभिया सोख लेता है, समझ रहे हैं। तो अब हमसे बताइए कि जल में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि मछली जो होती है जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती है। तो जब जल में घुलल ऑक्सीजन का उपयोग जलकुंभिया कर लेगा तो मछलियाँ क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। तब पता चलेगा कि उसमें पानी में, उस जल में जितना मछली के प्रकार टेंगड़ा, गरई, सिधरी थी, वो सब के सब वही में दांत बांधेगी, मतलब मर जाएगी। बस समझ रहे हैं यहाँ पे। तो जलकुंभिया पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिस वजह से अंदर पानी के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल मछलियाँ नहीं कर पाती है और मछलियाँ उसमें टंगड़ी गिरा गिरा के मर जाती है, ठीक है। इसीलिए बंगाल को, यहाँ पे बंगाल में जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है।
ये आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, तो ये आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन कहा था कि इनमें कौन ठहरे पानी में ऑक्सीजन खींच लेता है। लीजिए आपका क्वेश्चन तैयार है, तो इसका आंसर आप खुद ही कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ब्रायो फिल्म होगा कि जलकुंभी होगा कि हाइड्रा होगा कि कमल होगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका रिप्लाई दीजिएगा, हम आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इनमें कौन अपने जीवन काल में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। हमारे आसपास में जितने भी पुष्प होते हैं, चाहे वह गुलाब के हो, चाहे चमेली का हो, चाहे अड़हुल का हो, चाहे किसी भी रात रानी का हो, चाहे दिन रानी का हो, कौन भी फूल का प्रकार हो, सबके सब हर दिन क्या करता है, फूल खिलाते रहता है, फूल खिलते रहता है और हम लोग सुगंध लेते रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा भी पौधा है जो पूरे अपने जीवन काल में रोज़ रोज़ ना निकल कर 1 साल पे निकलता है। ठीक है, मतलब 1 साल नहीं, वो अपने पूरे जीवन काल में पूरा एक ही बार पुष्प खिलाता है, उसके बाद से उसका मृत्यु हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो वो तो ना जलकुंभी है, कमल तो रोज़ खिलता है, और यहाँ हो जाएगा बाँस। अब बाँस एक घास है। ठीक है, क्या है, बाँस एक घास है। तो यही एक घासवा है जो पूरे अपने जीवन काल में केवल एक ही बार क्या करता है, पुष्प को खिलाता है। मतलब पुष्प खिलाता नहीं है, पुष्प निकलता है इससे। तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अगर हम, तो 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है। मतलब कि कौन अंडा देने वाला प्राणी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है मुर्गी। तो मुर्गी भैया सब लोग जानते हैं कि मुर्गी अंडा देने वाला प्राणी है, क्या कि मार्केट में रोज़ रोज़ हम लोग जाकर क्या करते हैं, ऑमलेट, उसनल अंडा खाते हैं। तो मुर्गी ऑलरेडी अंड प्रजक प्राणी होगा। ठीक है, सांप भी अपने अंडा के द्वारा ही अपने अपने बचवा को जन्म देता है। ठीक है, सांप भी हो जाएगा। मगरमच्छ भी छोटे छोटे अंडे देते हैं और उन्हीं अंडे के द्वारा उनकी प्रजाति विकसित होती है। मतलब ये तीनों, मुर्गावा, सांपवा और मगरमच्छवा, तीनों के तीनों अंडा देलसन। ऐसे इन तीनों को अंड प्रजक प्राणी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16वां के आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर 14वां की बात करें तो मध चक्र किस में होता है। मध चक्र यही एक सिस्टम है, इसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल से कंपेयर करें ना तो कुछ सेम सिस्टम होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेनली मनुष्य में होता है, जबकि मध चक्र जो होता है ना, बंदर, घोड़ा, घोड़ी, ठीक है, या गाय हो गई या भैंस हो गई या कुतिया है, सॉरी, मतलब वहाँ पे बोलते हैं ना फीमेल डॉग, उसमें हो गया। इन सब में मध चक्र का सिस्टम होता है। मतलब इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल से कंपेयर हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया है नॉन प्राइमेट और प्लांटी तो इसमें होगा नहीं, और ना ही इनमें से सभी होगा। ठीक है, प्लांटी एक क्या है, जगत है। ठीक है, किंगडम है, जिसको R.H. विटेकर ने बनाया था। 5 किंगडम प्रणाली बनाया था। तो इसको आपको इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सॉरी थर्ड ऑप्शन की बात करें, यानी बी, तो प्राइमेट मतलब होता है कि जो मनुष्य बोलते हैं यहाँ पे। प्राइमेट का मतलब क्या होता है, मनुष्य। तो मनुष्य में तो मध चक्र होता नहीं, यानी इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यानी हम नॉन प्राइमेट को यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, ऑफिशियली इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी मध चक्र जो होता है ना, ये किस में होता है, नॉन प्राइमेट में होता है। तो नॉन प्राइमेट जो होता है ना, इसमें बंदरवा होता है, बंदरवा नहीं, बंदरिया फीमेल में होता है जी। ठीक है, बंदर होता है, बंदरिया होता है, गाय होती है, भैंस होती है, गधई होती है, इन सब में होता है ये नॉन प्राइमेट। इन सबको नॉन प्राइमेट बोला जाता है, इसलिए इन सभी नॉन प्राइमेट में मध चक्र होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अगर हम, तो मगरमच्छ का जीवन काल कितना होता है। मतलब
एक स्वस्थ मगरमच्छ कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, कहा जाता है कि पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, वे पकुआ खा के पेड़ को हिला देते थे। अब विटामिन्स, बॉर्नवीटा कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन सी, ठीक है, खा खा के पेड़ को हिलाने जा रहे हैं, तब पेड़वा नहीं हिल रहा है, अपने आप हिल जा रहे हैं। मतलब उनका जीवन काल इतना ना डैमेज हो गया है कि वो हाल ही में क्या हो जा रहे हैं, डेथ हो जा रहे हैं, और उनको पूर्ण रूप से प्रोटीन वगैरह सब टाइमली नहीं मिल पा रहा है। मिल भी रहा है तो उसमें केमिकल्स वगैरह मिल रहा है। तो इस आधार पे हमको बता देना है कि मगरमच्छ कितना दिन तक जिंदा रहता है ना। अगर किसी बीमारी से अगर नहीं मरता है तो नॉर्मली कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, तो वह जिंदा रह सकता है आपका 60 वर्ष तक। ठीक है, कितना वर्ष तक? 60 वर्ष तक मगरमच्छ जिंदा रह सकता है, और 60 वर्ष तक अपने काम को मतलब अपनी प्रजाति को मतलब बढ़ा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें अगर हम, पपीता उदाहरण है। पपीता यह एक लिंगी का उदाहरण होता है। ठीक है, पपीता किसका उदाहरण होता है? एक लिंगी का उदाहरण होता है। इसके अलावा अगर आपसे तरबूजा पूछेगा तभी एक लिंगी का उदाहरण होगा। ठीक है, ऐसे बहुत से चीज़ होती है जो एक लिंगी का उदाहरण होता है। तो 16वां नंबर के आंसरवा हो जाएगा कितना? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें अगर हम, तो निम्न में से कौन निषेचन पूर्व घटना है? अब ई क्या है? सबसे पहले बात करिए अगर हम निषेचन के, तो निषेचन के मतलब होता है कि मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट होता है स्पर्म प्लस फीमेल गैमेट होता है ओवम। तो स्पर्म और ओवम के जब मैच होला न तो एकरा के एफ कहल जाला, मतलब फर्टिलाइजेशन कहल जाला। अब फर्टिलाइजेशन के मतलब होला निषेचन। तो निषेचन जौन होला न, निषेचन पूर्व घटना मतलब एफ मने एकरा पहिले कौन कौन घटना घट रहा है उसी को बताना है। तो निषेचन पहले जो घटना घट रहा है उस घटना को हम लोग बोलते हैं गैमेट्स का बनना। तो गैमेट्स मतलब क्या? स्पर्म और ओवम। तो निषेचन से पहले स्पर्म और ओवम के बनल जरूरी बा, तबे एकरा के कहल मतलब निषेचन की संभावना कंटिन्यूअसली एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निषेचन पूर्व जो घटना होगी वह होगी आपका गैमेट्स यानी स्पर्म और ओवम का बनना। तो स्पर्म और ओवम एक ही प्राणी में ना बनेगा, स्पर्म बनेगा मेल में और ओवम बनेगा एफ में मतलब फीमेल में। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो 17वां नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? निम्न में किसे पूर्व निषेचन का घटना है। ठीक है, यानी गैमेट्स का बनना। क्या होगा? गैमेट्स का बनना। तो 17वां नंबर के क्वेश्चनवा के आंसर ऑप्शनवा ए होगा। ठीक है, क्या होगा? ए होगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता कि ओफियोग्लोसम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ओफियोग्लोसम एक फल मक्खी के जैसा ही पक्षी नहीं बोल सकते उसको, क्या बोल सकते हैं, कीट के रूप में ये होता है। ठीक है, जो मधुमक्खी करें, जो आपके आसपास में माछी भिनक रही होगी ना, उसी प्रजाति का इसका थोड़ा पूंछिया लाल होता है। ठीक है, जो आपके आसपास में जो मक्खियाँ भिनक रही है, कूद रही है इधर उधर, आपको परेशान कर रही है, अभी उसी मक्खी की प्रजाति होती है ये। ठीक है, ओफियोग्लोसम। और उसी मक्खी की प्रजाति होती है एक फल मक्खी। तो फल मक्खी में गुणसूत्र की संख्या 4 गो होला, और ओफियोग्लोसम में गुणसूत्र की संख्या होला 1260। तो इहो ससुरी द्विगुणित होती है। ये मक्खिया जो है ना ओफियोग्लोसम, इहो भी द्विगुणित होती है। मतलब जैसे मनुष्य में 46 गो क्रोमोसोम होता है तो उसका अर्ध क्या होता है? 23। उसी तरह से इसका भी आधा कितना होता है? तो 630। द्विगुणित कीजिएगा तो 1260। यानी ओफियोग्लोसम जो मछिया है, ये मछिया का गुणसूत्र कितना होता है? 1260। तो एक और आंसरवा का हो जाएगा 1260। ओफियोग्लोसम में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो 1260, यानी ऑप्शनवा सी सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो 19वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बाह्य निषेचन की क्रिया किसमें होती है? बाह्य निषेचन का मतलब शरीर से बाहर निषेचन, अंतः निषेचन का मतलब कि शरीर के भीतर निषेचन,
अब बाह्य निषेचन का मतलब कि शरीर से बाहर निषेचन, अंतः निषेचन का मतलब कि शरीर से भीतर निषेचन। तो भीतर निषेचन जब होता है ना शरीर के, तो उसमें ओवम और स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है। जबकि कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो अंतः निषेचन न करके बाह्य निषेचन की प्रक्रिया करते हैं, और वह निषेचन होता है जलीय जीव में, जैसे मछली हो जाएगी, सांप हो जाएगा, सांप नहीं मछली हो जाएगी, यानी जलीय जीव जितने भी होते हैं। तो बाह्य निषेचन में होता है क्या कि मछली अपने गैमेट्स को, ठीक है, जो मछली के अंदर गैमेट्स यानी ओवम या स्पर्म जो बनते हैं ना इसके टाइप के, वो जल में ही गिरा देती है, ठीक है, जल में गिरा देती है। और कोई मेल मछली अपने गैमेट्स को गिरा देगी और फीमेल मछली कोई अपने गैमेट्स को गिरा देगी। तो जब ये गैमेट्स एक दूसरे के पास, ठीक है, जब ये गैमेट्स एक दूसरे के पास जाएंगे ना, मान लीजिए ये जल है, अरे ये तो बन गया बंदर, इसको गुस्सा कर देते हैं, ठीक है। तो जब कोई गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स पानी में ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगी, तब इस तरह से जो जाइगोट बनेगा, है ना, इससे जो जीव बनेगा उसको हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। तो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया जेलीफिश में भी होगी, सी स्टार में भी होगा और सीप में भी होगा। मतलब ये सबके सब टोटल के टोटल क्या होते हैं, जलीय जीव होते हैं। इसलिए 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जाइगोट क्या होता है। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि जाइगोट क्या होता है। जाइगोट का मतलब कि जब नर गैमेट और ये मादा गैमेट, मेल माने एम, इसका नर गैमेट होता है एस माने स्पर्म, एफ मतलब फीमेल, एफ मतलब फीमेल, तो इसका मेल गैमेट क्या होता है, ओवम। अब इन दोनों के दोनों जब आपस में मिलेगा तो बनेगा एफ, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब कि निषेचन होगा, और निषेचन होने के बाद बनेगा जाइगोट माने जी, जाइगोट माने जी बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जाइगोट क्या है, तो क्या है, ये ना तो नर गैमेट्स है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ना तो नर गैमेट्स है नहीं मादा गैमेट्स, नर गैमेट और मादा गैमेट का एक सम्मिलित रूप है, यानी जाइगोट निषेचित अंडा है। क्या है, निषेचित अंडा है। आप जो मुर्गी का अंडवा खाते हैं ना, वो भी एक निषेचित अंडा ही तो है, क्योंकि मुर्गी का अंडवा के द्वारा ही ना कोई जीव बनता है जी, ठीक है। तो इसलिए आप अंडा नहीं बल्कि एक क्या खाते हैं, निषेचित अंडा खाते हैं, ठीक है। जो मुर्गा मुर्गी में मतलब निषेचन के दौरान बनता है ना, वही निषेचित अंडा है। आप सुने हैं कभी कि मुर्गी अपने अमाशय में या अपने पेट में या अपनी गर्भाशय में किसी मुर्गा को बनाती है, चाहे मुर्गी को बनाती है, नहीं, वो अंडा के थ्रू बनाती है। मतलब जो अंडा आप खाते हैं ना, वह एक जीव को खाते हैं, ठीक है, वो जाइगोट को खाते हैं, समझ रहे हैं, यानी निषेचित अंडे को खाते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। आगे पार्ट 2 अपलोड करेंगे कल या परसों तक, ठीक है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको और भी अच्छे अच्छे से मतलब कंपोनेंट्स दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज़।